पारुल अपने उससे दिखाएगी अपने फोन से। तो हमने असल में कार्बन ब्रशेस नहीं, मतलब ब्रशेस नहीं लगा रखे, ब्रश जैसे तार लगा के बहुत अच्छी चलती है। पर अभी मैंने तार गलत वाले लगा रखे हैं, मैं दूसरे लगाती हूँ। ऐसे तार लगाने पड़ते हैं, या कार्बन ब्रश भी ये काम करते हैं जो स्प्लिट रिंग्स को लगाता है, छूते रहे, मतलब स्प्लिट रिंग्स को टच करते हुए उसमें करंट पास करते रहे, तभी ढंग से मोटर बन पाती है। तो आपने देखा कि कितनी बढ़िया हमारी मोटर चलती है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका उल्टा अगर हम करें तो क्या होता है। यानी कि अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, उसके अंदर एक तार को या कॉइल को अगर हम चलाएं या हिलाएं तो क्या होगा। मतलब अभी तक तो ये था ना कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके बीच में हम कॉइल को रख के उसको करंट दे रहे, पर अब हम करंट ना दें बल्कि उसकी जगह हम सिर्फ मूवमेंट करें, मतलब मूवमेंट हम करें। अभी तक तो हम दे रहे थे करंट, उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा था। अब हम इसका उल्टा करें तो यानी हम मैग्नेट लें और उसके बीच में एक हम कॉइल को रख, मतलब एक कॉइल के बीच में अगर हम मैग्नेट मूव करें तो क्या होगा। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये है मेरे पास एक कॉइल जिसके दोनों सिरों को मैंने इस समय इससे जोड़ दिया है अपने मल्टीमीटर से, ताकि मल्टीमीटर इसी से तो ये कॉइल है और इसके दोनों सिरों को मैंने मल्टीमीटर से जोड़ दिया है। मल्टीमीटर को मैंने अभी 200 मिली वोल्ट पे रखा है। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके इसके अंदर हिलाऊंगी। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है मैंने, एक नियोडायमियम मैग्नेट। और आप ये देखिए कि कॉइल और मैग्नेट का आपसी अगर हम केवल मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को मूव करें कॉइल के साथ आगे पीछे, या तो मैग्नेट को मूव करें या कॉइल को मूव करें, दोनों में से हम किसी भी चीज को मूव करें, क्या आपको मल्टीमीटर का की रीडिंग नजर आ रही है। मल्टीमीटर तुरंत एक वोल्टेज दिखाने लगता है, मतलब यानी कि इस कॉइल के अंदर एक वोल्टेज पैदा हो गई है, और अगर सर्किट कंप्लीट हो तो इसमें बकायदा करंट बहने लगेगा। और ये जितनी जल्दी
ये मैग्नेट्स हर चीज को आपस में चिपका देते हैं। इसने इसको चिमटी को भी खींच लिया। तो यानी कि ये देखिए कि ये करंट पैदा करने का या वोल्टेज पैदा करने का, बिजली पैदा करने का तरीका है क्या? मैग्नेट और कॉइल, इनको आपस में एक दूसरे से के साथ मूव किया जाए। दोनों में से किसी भी चीज को हम मूव करेंगे, और आप ये देखें कि ऐसे मूव कर रहे हैं तब भी वोल्टेज पैदा हो रही है, ऐसे मूव करें तो भी वोल्टेज पैदा हो रही है, ऐसे मूव करें तब भी वोल्टेज पैदा हो रही है, मतलब हर तरह के मूवमेंट से। तो इसका जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि इस मैग्नेट से निकलने वाली जो फ्लक्स है, आपको ध्यान है फ्लक्स शब्द मैंने पहले यूज किया था, उस फ्लक्स को जब कॉइल काटेगा तो वो जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगी उतना ही ज्यादा करंट या वोल्टेज पैदा होगी। मैं आपको अभी फ्लक्स भी कटते हुए दिखाती हूँ। कटने का मतलब क्या? तो ये इस मैग्नेट की फ्लक्स है, और इस ये जो कॉइल है इस फ्लक्स को जब काटेगा, मतलब इस कॉइल के जरिए फ्लक्स गुजरनी चाहिए और इसको काटनी चाहिए। तो ये ऐसे काटे तो भी ठीक है, ऐसे काटे तो भी ठीक है, ऐसे काटे तो भी ठीक है। अभी क्या है कि देखिए ये यहाँ पे तो आयरन पाउडर इकट्ठा हुआ हुआ है, वो पीछे हट जाता है इस कॉइल से, लेकिन असल में यहाँ पे पूरा का पूरी फील्ड तो मौजूद रहती है। तो फील्ड से आने वाली जो फ्लक्स है उसको जब ये कॉइल काटता है, इससे इसके जरिए गुजरने वाली फ्लक्स जब बदलती है तो एक वोल्टेज पैदा होती है, इसको हम मतलब ईएमएफ भी कहते हैं। ईएमएफ यानी जो वोल्टेज जनरेट होती है। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीमीटर में आपको, मैं जब भी इसको काट रही हूँ या जब भी इकट्ठा हुआ दिख रहा है तो मल्टीमीटर में आपको रीडिंग आती हुई नजर आ रही है। ये रीडिंग बहुत छोटी अभी इसलिए आ रही है कि कॉइल भी छोटा है और मूवमेंट भी बहुत हल्का है। जितना तेज मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा फील्ड जनरेट होती है। तो मतलब ये एक बिजली पैदा करने का सिंपल सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाया जाए। ये है कि जब ये सिद्धांत पता लग, अच्छा एक मिनट, जब ये सिद्धांत पता लग गया कि हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं तो उसके बाद बिजली जनरेट करना आसान हो गया। अब आप ध्यान दें तो एक मोटर में भी जैसे जो मोटर अभी हमने आपको दिखाई थी, उस मोटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें भी एक कॉइल है। और मैंने आपको कॉइल घुमा के नहीं दिखाया था, ये वो भी घुमा के भी दिखा सकते हैं। यानी कॉइल जो है, जब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको कॉइल अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स के सामने कॉइल ऐसे भी घूमेगा, अगर ये घूमे भी तो भी इसको काटेगा। ये ऐसे घूमे, ऐसे मतलब इस तरह से भी घूमे तो भी वो लगातार इसको फ्लक्स को काटता रहेगा। तो मतलब मोटर में भी यही, जैसे मोटर का जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी ये चीज की जा सकती है। तो जो हमारी मोटर है, अगर आप इसको देखें, तो देखिए इस मोटर में भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें जा रही होंगी। और इसको जब अगर हम इसको घुमाएंगे इस कॉइल को, तो ये इसकी फ्लक्स को काट रहा होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ इस कॉइल में भी तुरंत करंट पैदा होना चाहिए। अब हम इसको कैसे देखें, तो इसको देखने का एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक एलईडी लगाकर देखते हैं। एलईडी हल्का सा जलने लगेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा अंधेरा करना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा जलेगा, पर एलईडी की दोनों टांगे अच्छे से टच कर रही हूँ तो टच नहीं कर रही। आप देख पा रहे हैं कि ये एलईडी जलने लग गया है, जल बुझ कर रहा है। मैंने इसको स्प्लिट रिंग्स की दोनों साइड से इसको एलईडी को टच करा रखा है। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब जरा लाइट। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारी तो दोस्तों हमने देखा कि हमारी जो मोटर ही है उसी को हम उलट दें। उलटने का मतलब मोटर को हम घुमाने लगे तो वो जनरेटर बन जाती है। मोटर के ही कॉइल में असल में करंट बहने लगता है और एक ये डीसी जनरेटर है जो डीसी करंट पैदा करता है। अभी हम डीसी और एसी की डेफिनेशन पे भी आएंगे, पर बात यह है कि मोटर का उल्टा ही जनरेटर होता है। जिस सिद्धांत पे मोटर काम करती है उसका ठीक उल्टा जनरेटर होता है। अभी हम आपको ये एक टॉय मोटर से भी दिखाएंगे। तो हमारे पास एक ये टॉय मोटर है। तो ये जो खिलौनों में मोटर लगी होती है, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें हम जब करंट पास कर रहे हैं तो ये घूम रही है। ठीक है, अब हम इसी मोटर को उल्टा करेंगे, मतलब यानी कि हम इसको घुमाएंगे अपने हाथ से और इसके दोनों जो सेंसर हैं वहां पर हम मल्टीमीटर के तार लगा देंगे, तो ताकि मल्टीमीटर पढ़ सके कि इस मोटर के अंदर कितना करंट जनरेट हुआ। करंट की जगह हम वोल्टेज दिखाएंगे, मतलब वोल्टेज जनरेट हो गई तो करंट अपने आप बहने लगेगा। तो अभी हम इसी मोटर के बहुत जरा सी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर आपको दिख रहा होगा कि जब हम घुमाते हैं, थोड़ा भी घुमाव देते हैं तो ये इस पे मिली वोल्ट पे हमने सेटिंग कर रखी है, तो ये मिली वोल्ट इस पे जनरेट होने लगता है। मतलब इतनी वोल्टेज, मतलब बहुत छोटी वोल्टेज है लेकिन तब भी वो जनरेट हो रही है। हम इसको जब अपने हाथ से घुमाते हैं, यानी ये मोटर अब जनरेटर का काम कर रही है। ये चीज हम आपको थोड़ी बड़ी मोटर से भी करके दिखा सकते हैं, जो कमर्शियल मोटर होती है। ये रही कमर्शियल मोटर। तो जो
तो इस कमर्शियल मोटर में ऊपर ये 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं और अंदर इसका आर्मेचर है जो घूम रहा है, जो घूमता हुआ नजर आ रहा है वो आर्मेचर है। तो अभी हम इसको अपने हाथ से घुमाने वाले हैं। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को तो अभी हम वो बिजली नहीं दे पाएंगे, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा देते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट निकालकर तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चिपका दिया। क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चिपका दिया और अब हम इसके जहाँ पे ये मोटर जहाँ से अपना करंट लेती है वहाँ पे मैंने दोनों सेंसर्स रखे हैं और अब हम इसको अपने हाथ से घुमाएंगे। वो पढ़ने में आना चाहिए और आपको दिखेगा कि तुरंत रीडिंग देने लगती है। जैसे ही हम इसको हाथ से घुमाते हैं इसमें वोल्टेज जनरेट होने लगता है, यानी ये मोटर अब जनरेटर का काम कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दिया और उस मैग्नेट के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका आर्मेचर अंदर घूम रहा है, हम घुमा रहे हैं, तो इसमें एक वोल्टेज जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने आपको अभी तो ये दिखाया कि मोटर का उल्टा जनरेटर होता है, लेकिन ये किस रूल से गवर्न होता है ये अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब आप स्क्रीन की तरफ देखें। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक तो देखिए, जैसे हमने कहा था कि कब ये करंट या वोल्टेज कब जनरेट होगा, इसके लिए हमने बोला था ना कि जैसे जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है वो उससे तार से कटनी चाहिए, वो उस कॉइल से कटनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और दोनों के बीच में वायर, मतलब उस कॉइल के बीच में और फील्ड के बीच में मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं। और उसके बाद ये अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे नॉर्थ से साउथ होती हुई दिखाई जाती हैं, तो ये फ्लक्स लाइंस हैं और यहाँ पे एक हरे रंग का तार दिखाया गया है जो उसके बीच में से गुजर रहा है। जब तक ये तार स्टेशनरी रहेगा, ये मतलब अपनी जगह पे बैठा रहेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस तार को का मूवमेंट ऊपर नीचे करना चालू कर दिया जाएगा, जैसे ही ये इन लाइनों को काटने लगेगा, तुरंत इस तार में करंट और वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, करंट बहने लगेगा। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, तो यही काम मतलब एक तार की बजाय हम एक छल्ला बना के, मतलब कॉइल बना के उसके जरिए कर सकते हैं। तो कॉइल के जरिए, नेक्स्ट स्लाइड पे देखें आप, दोस्तों ये आप स्क्रीन पर देखें कि अगर हम जो तार उसको काट रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को, उसकी जगह अगर हमें वहाँ पे हम एक कॉइल रख दें, तो कॉइल को भी अगर कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा, तो उस कॉइल में वो जनरेट होने लग जाएगा, वोल्टेज जनरेट होने लग जाएगा और करंट बहने लग जाएगा। तो विकास, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड। हाँ, तो यही काम जनरेटर में होता है ना। एक कॉइल के जरिए फ्लक्स जारी होती है, तो जब भी वो कॉइल घूमता है तो उसके जरिए लगातार फ्लक्स कटती रहती है, मतलब फ्लक्स चेंज होती रहती है, मतलब लगातार मोशन होता रहता है। किस किस के बीच में? फील्ड के बीच में और इन तारों के बीच में, उनके बीच में रिलेटिव मोशन लगातार चलना चाहिए। कहीं पे भी ये रुक गए तो वो करंट बंद हो जाएगा। तो क्योंकि ये छल्ला लगातार घूमता रहता है, तो ये लगातार
मोशन चला रहता है और लगातार करंट बहता रहता है। अगली स्लाइड पे आ जाइए। तो अब ये गवर्न होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। देखिए इसके पहले हम अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम अपना राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे। तो राइट हैंड में ही मतलब जो आपकी पहली उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो सेकेंड उंगली है वो करंट मतलब उस दिशा में करंट पैदा होगा, और जो अंगूठा है वो मूवमेंट की दिशा दिखाएगा। तो मतलब अभी मूवमेंट क्योंकि आप दे रहे हैं, तो जिस भी दिशा में मूवमेंट हो रहा है आप अपने अंगूठे से वो दिखाएंगे, और फील्ड इससे दिखाएंगे। तो जो तीसरी उंगली है वो बहने वाले करंट की दिशा दिखाएगी। तो इससे इस तरह से हम जो है जनरेटर में किसी भी कहीं पे भी अगर करंट जनरेट हो रहा है तो वो हमें पता लग सकता है। अभी हम आपको ये करके भी दिखाते हैं। क्वेश्चन है क्या? अगर अभी तक मैंने जो बात कही वो क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन या डाउट है अभी तक तो बताएं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। विकास आगे की नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। क्वेश्चन आया है अंशुमला। तो ये अब जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे हमारी मोटर थी वैसा ही जनरेटर है। बस केवल फर्क ये है कि देखिए मोटर में नीचे की साइड पे बैटरी लगी हुई थी, बैटरी या कोई करंट देने वाली कोई भी चीज, नीचे कोई पावर का सोर्स लगा हुआ था। यहाँ पे अब उसकी जगह नीचे आप देखिए तो खाली एक मीटर लगा हुआ है। जैसे हमने भी मल्टीमीटर लगाया, हम भी मल्टीमीटर लगा सकते हैं या हम बल्ब लगा सकते हैं। यहाँ पर मतलब इसको कोई करंट दिया नहीं जा रहा। पहले की तरह यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल गुजर रहा है, घूम रहा है। घुमाने का सोर्स कोई और है, यानी कि हम हैं। मतलब या तो हम अपने हाथ से घुमाएं या घुमाने वाला पानी हो या हवा हो, कोई भी चीज हो। तो जैसे ही ये आर्मेचर या कॉइल जैसे घूमना शुरू करेगा, इन स्प्लिट रिंग्स के जरिए करंट इस तार में बहने लगेगा। मतलब करंट की दिशा भी यहाँ पे दिखाई गई है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो करंट की दिशा भी दिखाई गई है। तो आप जो है खुद अब अपना राइट हैंड रूल लगा कर देखिए। देखिए राइट हैंड रूल के हिसाब से फील्ड की दिशा है नॉर्थ से साउथ। तो मतलब आप अपने राइट हैंड लीजिए, नॉर्थ से साउथ फील्ड पहली उंगली, ठीक। फिर मूवमेंट की दिशा मान लीजिए आप साइड ए बी को ऊपर ले जा रहे हैं। तो ए बी वाली साइड जब ऊपर की साइड जा रही तो आपका अंगूठा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ए बी को आपने ऊपर की तरफ लिया, फील्ड ऐसे हुई, तो फिर करंट की दिशा ए टू बी होगी। मतलब आपकी बीच वाली उंगली जो है करंट की दिशा देगी ए से बी तक। और यही चीज देखिए विकास जो है फील्ड को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। विकास ने एक लाइन खींच के फील्ड की दिशा दिखाई है, जो कि आपकी पहली उंगली से दिखाई जाएगी, राइट हैंड की पहली उंगली से। फिर उसके बाद मूवमेंट जो है ए बी का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, जिसको आप अंगूठे से दिखाएंगे। तो फिर करंट की दिशा जो बीच वाली उंगली यानी ए से बी तक अपने आप करंट की दिशा निकल के आती है, ठीक है। ये बात समझ में आए? और यही चीज आप अब सीडी पे अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो सीडी के लिए देखिए फील्ड की दिशा
पहले की तरह पहली उंगली से मूवमेंट की दिशा आपकी बार नीचे है, ऐसे। तो फील्ड ऐसे, मूवमेंट अंगूठा नीचे की तरफ, तो करंट अपने आप सी से डी की तरफ बहेगा। यानी इस मतलब ए, पहले ए से बी था, यहाँ पे सी से डी है, तो करंट की दिशा उस तरह ही चालू रहेगी, यानी करंट इस पूरे छल्ले में घूमेगा। ठीक है ना? तो ये जो है मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके जनरेटर जो है करंट पैदा करता है। ठीक है? दोस्तों, अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? जो हमने मतलब डायग्राम भी दिखाया और साथ में जो मॉडल भी दिखाया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रथम मित्तल कह रहे हैं कि मैं क्या रिपीट कर सकती हूँ? प्रथम एक बार पहले राइट हैंड रूल फिर से, विकास पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। देखिए, राइट हैंड रूल के लिए अपना राइट हैंड निकालिए और उसकी दोनों उंगली और अंगूठा स्ट्रेच कीजिए। ठीक? तो पहली उंगली रहेगी फील्ड, अंगूठा रहेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मूवमेंट दिया जा रहा है वो अंगूठा रहेगा। तब जो दूसरी उंगली है, जो ये जो दूसरी उंगली, ये वाली बीच वाली उंगली निकली हुई है, ये किस दिशा में करंट अपने आप बहेगा, करंट जहां पैदा होगा जो उसकी दिशा ये दिखाती है। अगर आपने ये तीनों चीजें ऐसे फैला रखी हैं ठीक से और आपको समझ में आ गया, ये है फील्ड, ये है मूवमेंट और ये है करंट। ठीक? तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। तो देखिए, आप खुद देखिए अपने हाथ से, फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ दिखाई जाती है, तो फील्ड की दिशा है ये NS। ठीक? जैसे विकास ने दिखाई, फील्ड की दिशा है NS। फिर क्योंकि मूवमेंट हम दे रहे हैं, तो मान लीजिए हम जो AB साइड है, AB साइड को, मतलब ये जो कॉइल है इसकी दो साइड्स दिख रही है ना, AB और CD, तो AB साइड को हम मान लीजिए ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो फिर अंगूठा आपका ऊपर की तरफ रहेगा, है ना? आपको अंगूठे को ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा। ठीक? तो ये हो गया मूवमेंट, ये हो गई फील्ड। अब तीसरी उंगली जो है, ये वाली बीच वाली उंगली, अपने आप करंट की दिशा दिखाएगी, तो अपने आप दिख रहा है कि करंट A से B तक जाएगा, करंट की दिशा होगी A to B। ठीक? प्रथम, ये बात साफ हो गई? तो औरों को भी ये बात साफ हो गई, और यही चीज आप जो है CD पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो CD पे आपको अपने आप करंट C to D मिलेगा, D to C नहीं बल्कि C to D। प्रथम ने पूछा है, मैम वाई ड्यू टू ओनली कटिंग ऑफ फ्लक्स कॉजेज फ्लो ऑफ करंट? देखिए, इसका जो कारण है इस समय नहीं, थोड़ा सा ठहरिए, हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। अभी मैं आगे एक और प्रिंसिपल पे आऊंगी जिसको लेंजेस लॉ कहते हैं। लेंजेस लॉ कई मतलब एक जनरल रूल है जो हमें बताता है कि कैसे नेचर कैसे काम करती है, कुदरत कैसे काम करती है। तो वो शायद आगे आपको क्लियर हो जाए। तो लेकिन अगर इसमें जो है आपको राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। टाइम क्या हुआ है? अच्छा, पहुंच जाओ। ठीक। विकास नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ये देखिए, आपको ये जो सामने दिख रहा है, ये एक वो आपने सुना है ना, पावर हाउसेज जो होते हैं, मतलब पावर जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज जो होते हैं, जहाँ पे मतलब पूरी नदी की किसी नदी को रोक के डैम बनाया जाता है और डैम से बहुत तेज पानी की धार नीचे की तरफ छोड़ी जाती है। तो वहां पे इस तरह के बड़े बड़े चक्के लगे होते हैं जिनको टरबाइंस बोलते हैं, और इनमें ढेरों ब्लेड्स होते हैं। तो जब तेज पानी का तेज बहाव इन ब्लेड्स पे गिरता है, तो ये चक्के खूब जोर से घूमने लग जाते हैं। टरबाइन का काम यही होता है, घूमना।
मतलब या तो टरबाइन या तो पानी से घूमते हैं, नहीं तो हवा से घूमते हैं। तो जब आप विंड टरबाइन कहेंगे, मतलब पवन चक्कियाँ बोलेंगे आप, जो विंड मिल्स, वहाँ पे इसी तरह के ब्लेड्स या टरबाइन जो है हवा से घूमते हैं गोल गोल। और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो पानी से घूमने वाला टरबाइन है। तो टरबाइन रोटेशन देता है, मूवमेंट जो है टरबाइन देता है, वो जिसको हम हवा से या पानी से या सागर की लहरों से किसी चीज से हम रोटेशन ले लेते हैं। जब और इस टरबाइन के ब्लेड्स जो है, मतलब ये टरबाइन के का जो वो है एक्सल है, जो बीच में डंडा है, वो उसमें आगे एक बड़ा सा बहुत बड़ा आर्मेचर लगा होगा, यानी कॉइल लगा होगा। और फिर वो कॉइल एक भारी भरकम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूम रहा होगा। तो जैसे ही ऐसा होगा, तुरंत इस पूरे सिस्टम के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। और इसका कितना बड़ा साइज है ये आपको इससे ही नजर आ रहा है। ये जो आदमी खड़ा है वो इसके सामने कितना बित्ते भर का दिख रहा है, कितना छोटा दिख रहा है। टरबाइन कितना ज्यादा भारी भरकम है। और इस तरह का एक टरबाइन नहीं, इस तरह के बहुत से टरबाइन लगे होते हैं। जहाँ डैम बनाए जाते हैं और पावर हाउसेस में ऐसे बहुत सारे टरबाइन लगे होते हैं जिसपे नदी की धारा गिरती है और इनको घुमाती है। तो ये जनरेटर का प्रिंसिपल ही यहाँ काम कर रहा होता है। जनरेटर का प्रिंसिपल बोलिए या राइट हैंड रूल बोलिए, तो जिसके जरिए अपने आप इस सारे में करंट और वोल्टेज पैदा हो जाता है और उसी से हमारे घरों में बिजली सप्लाई की जाती है। तो ये बिजली पैदा करने का यही प्रिंसिपल है, जिससे मतलब हम लार्ज स्केल पे भी और छोटे स्केल पे भी बिजली पैदा करते हैं। जो घरों में जनरेटर लगे होते हैं, मतलब जो डीजल से चलने वाले जनरेटर हैं, वहां पे डीजल को जला के उससे जो तेज गर्म गैस निकलती है, हवा निकलती है, जब डीजल जलता है तो उससे टरबाइन को घुमाया जाता है। तो हम डीजल से, पेट्रोल से, स्टीम से, मतलब कोयले की आग से, पानी से, हवा से, किसी से भी टरबाइन को घुमाएं, टरबाइन घूमना चाहिए। मतलब घुमाने का काम किसी तरह हमें करना है, बाकी बिजली अपने आप पैदा हो जाएगी अगर एक बड़ा भारी भरकम कॉइल एक भारी भरकम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूम रहा होगा। तो ठीक, अभी तक का सारा मामला क्लियर है सबको? तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, पवन पूछ रहे हैं कि राइट और लेफ्ट हैंड रूल में क्या अंतर है। तो पवन देखिए, विकास एक बार आप उसको मेरे को स्पॉटलाइट पे कर दीजिए। तो देखिए पवन, अच्छा प्रथम पूछ रहे हैं करंट कैसे कंट्रोल होता है। देखिए, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दो अलग अलग हाथों से काम करते हैं, क्योंकि आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों एक जैसे नहीं होते। आप देख रहे हैं आपके अंगूठे उल्टी दिशा में, आप अगर इस हाथ को फैलाएं तो अंगूठा इस दिशा में आता है, इस हाथ को फैलाएं तो अंगूठा उस दिशा में जाता है। तो दोनों सेम डायरेक्शंस नहीं लेते। बाकी दोनों उंगलियां एक जैसे जैसी हैं, मतलब ये बीच वाली उंगली इधर आ रही है, ये वाली उंगली सेकंड उंगली नीचे जा रही है, लेकिन अंगूठे उल्टी दिशा में हैं। तो ये मोटर का प्रिंसिपल है, मतलब मोटर इस प्रिंसिपल से चलती है, यानी मोटर में जो मूवमेंट की दिशा है वो ये होगी, इससे मिलेगी। लेकिन तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर पे अप्लाई करता है, राइट हैंड रूल जनरेटर पे अप्लाई करता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। आपको सही जगह पे सही दिशा लगानी ही पड़ेगी। मतलब ऐसा ही होगा जब आप मतलब जनरेटर चलाने की कोशिश करेंगे तो करंट की दिशा जो मिलेगी आपको राइट हैंड रूल से मिलेगी, लेफ्ट हैंड रूल से नहीं मिलेगी। और इसी तरह जब आप मोटर चलाएंगे तो मोटर को करंट, जब आप करंट जिस हिसाब से देंगे, करंट ये रहा, करंट जिस हिसाब से देंगे जो मूवमेंट जनरेट होगा वो आपका अंगूठा देगा। तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो यही है कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, या जिसको हम कहें कि मिरर इमेज है। मिरर इमेज आप समझते हैं, बीच में अगर एक शीशा रखा हो
तो इसकी शक्ल यहाँ ऐसे दिखेगी। तो मिरर में चीजें उल्टी नहीं दिखती, कभी ध्यान दिया आपने? मतलब मिरर के सामने कभी आप अपना नाम लिख कर देखिए और उसको शीशे के सामने रख के देखिए तो वो उलट जाता है। तो लेफ्ट हैंड, उसको लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है, उलट जाना। जैसे ये इस तरह से उलट जाना। तो वही, तो ये दोनों रूल्स एक दूसरे के से के लेटरली इन्वर्टेड है, एक दूसरे के उल्टे हैं। ये जब मतलब आप इस हाथ को कितना भी घुमा लें, आप इसको इस हाथ जैसा नहीं बना सकते। दोनों का दोनों की दिशाएं उल्टी हैं एक दूसरे से। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि करंट कैसे कंट्रोल होता है? देखिए, जब पानी से मतलब अगर आप टरबाइन चला रहे हैं पानी से या हवा से, तो उस पे अब हवा पे तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो जितनी भी हवा चलेगी उस हिसाब से आपके टरबाइन चलेंगे। लेकिन जो भी करंट पैदा होगा उसको उसको आप आगे जाके कैसे बांटेंगे या कैसे स्टोर करेंगे, उसके तरीके होते हैं। मतलब बैटरियां भी होती हैं जिनमें स्टोर किया जा सकता है, या कैसे बांटा जाएगा उसके दूसरे तरीके होते हैं। लेकिन हवा पे तो कंट्रोल नहीं होता। पानी में मतलब डैम में पानी को कंट्रोल किया जाता है। मतलब कोई नदी, जब नदी का पानी रोक के डैम में भरा जाता है तो डैम से कितना छोड़ा जाएगा पानी, वो कंट्रोल होता है। मतलब वो हर दिन हर घंटे के हिसाब से कंट्रोल किया जाता है कि कितना पानी डैम में छोड़ा जाएगा, और जितना पानी छोड़ा जा रहा है उसके हिसाब से ही टरबाइंस घूमेंगे और उसी के हिसाब से पावर जनरेट होगी। वो खाली करंट ही नहीं, वोल्टेज भी पैदा होती है, और वोल्टेज इनटू करंट इज पावर। पावर का मतलब है कितनी एनर्जी प्रति सेकंड आपको मिल रही है। तो आपने सुना नहीं, इतने मेगावाट, उतने मेगावाट वाट। तो वो जो पावर जनरेट होती है वो उस पे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब कोई और क्वेश्चन है या हम आगे बढ़ सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखिए, एक हमारा अलग सत्र है, सेशन है जो केवल इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांतों पर है। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत अलग से समझने पड़ते हैं। करंट होता है कितना चार्ज पर सेकंड बह रहा है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने चार्जेस पर सेकंड बह रहे हैं। चार्जेस को हम कूलम में नापते हैं, तो कूलम पर सेकंड जो है करंट होता है, जिसको एम्पियर भी कहा जाता है। तो कितने एम्पियर करंट बह रहा है, यानी कितना चार्ज पर सेकंड बह रहा है, वो करंट होता है। और हमारे घर में जो करंट, मैक्सिमम करंट नॉर्मली 5 एम्पियर तक रहता है। जो ये पावर वाली लाइन होती है जिससे एसी और ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं, एसी चलता है या बड़ी मशीनें चलती हैं, वो 15 एम्पियर होता है। मतलब जिसके मोटे मोटे प्लग बनाए जाते हैं, वो 15 एम्पियर का मैक्सिमम होता है। 15 एम्पियर से ऊपर अगर भेजा जाएगा तो सब कुछ जल जाएगा। तो 15 एम्पियर की लिमिट उसकी होती है, और जो छोटे प्लग्स होते हैं जो हमारे घरों में, वो 5 एम्पियर होते हैं। तो करंट है कितना चार्ज प्रति सेकंड बह रहा है। ठीक, वोल्टेज है एक तरह से, वोल्टेज समझाना थोड़ा ज्यादा कठिन है, लेकिन वोल्टेज एनर्जी का कंसंट्रेशन है। मतलब अगर मान लीजिए मेरी इस उंगली और इस उंगली के बीच में मैं कहूँ कि 5 वोल्ट का अंतर है, तो इसका मतलब है कि हर चार्ज, मतलब ये ज्यादा वोल्टेज, यहाँ पे ज्यादा वोल्ट है, या ये कह लीजिए, मतलब मैं बैटरी दिखाती हूँ, यहाँ कोई बैटरी पड़ी है, उधर पड़ी होगी, उसके अंदर पड़ी होगी, नहीं तो वहां से लो। चलिए, अभी मैं बैटरी आ रही है, लेकिन बैटरी के मान लीजिए ये 2 टर्मिनल हैं, तो और ये मान लीजिए 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो प्लस टर्मिनल है, बैटरी का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से 9 वोल्ट ज्यादा एनर्जी कंसंट्रेशन है उसके। मतलब एनर्जी का कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी कंसंट्रेशन का डिफरेंस, एनर्जी के लेवल का डिफरेंस है, जैसे वो 9 वोल्ट है।
जैसे समझ लीजिए पानी जब ऊंचाई पे होता है और नीचाई पे होता है तो दोनों में एनर्जी, हम कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, तभी पानी ऊपर से नीचे बहता है। तो पानी अगर ऊपर होगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ऐसे ही बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। मतलब हर चार्ज में, यहाँ पे भी चार्जेस हैं, यहाँ पे भी चार्जेस हैं, यहाँ वाले चार्जेस हायर एनर्जी पे, एनर्जी कंसंट्रेशन में है, या एनर्जी का लेवल यहाँ ज्यादा है, यहाँ एनर्जी का लेवल कम है। जैसे ही आप इनको तार से जोड़ेंगे या सर्किट पूरा होगा, यहाँ से वहां चार्ज इसलिए बहने लगेगा क्योंकि एनर्जी अपने आप को लेवल पे लाना चाहती है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे बहती है। जैसे कि आप तेज गर्म चाय का कप लें तो हमेशा जो उसमें से ऊष्मा है या हीट है वो तेज गर्म से कम गर्म की तरफ बहेगी, कभी भी कम गर्म से तेज की तरफ नहीं जाएगी। तो हाई टेम्परेचर भी एनर्जी कंसंट्रेशन ही है। तो हमेशा हर चीज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे बहती है, मतलब हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे बहती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है हायर एनर्जी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी हायर एनर्जी कंसंट्रेशन से लोअर एनर्जी कंसंट्रेशन की तरफ चार्जेस बहते हैं। थैंक यू शीतल। जसप्रीत जैसे कह रही हैं कि वोल्टेज डिफरेंस इज द क्राइटेरिया फॉर करंट टू फ्लो। बिल्कुल सही कहा कि वोल्टेज डिफरेंस होता है तभी करंट बहता है, क्योंकि चार्जेस को के ऊपर में एनर्जी लेवल का अंतर होता है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ वो बहते हैं। तो वोल्टेज जो है ये डिफरेंस प्रोवाइड करता है। जब वोल्टेज जो पैदा होता है वो बेसिकली एनर्जी के लेवल का डिफरेंस पैदा हो जाता है। जसप्रीत ने इसी बात को लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को फिर से समझाया है। उन्होंने कहा है कि लेफ्ट हैंड रूल इज टू नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन जनरेटेड, right hand rule is to know the direction of current generated. Yes, thank you. Difference in voltage is the criteria to generate flow of electron, that is current. कि मतलब वोल्टेज डिफरेंस जो है वो क्राइटेरिया है या वो कारण है जिसकी वजह से करंट बहता है। ठीक, तो दोस्तों तो अब हमारी ब्रेक खत्म हुई, तो अब आगे की बात करते हैं। एक मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, कई लोग ये भी बनाते हैं, और ये आप कई लोगों ने शायद अरविंद गुप्ता जी की साइट पे देखा होगा कि आप अपने आप घर में जनरेटर बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने बनाया वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये और आसानी से बन जाता है। एक सिरिंज ली गई है, सिरिंज के ऊपर एक कॉपर वायर को काफी पतला वाला लेना पड़ेगा, खूब सारे लपेटे दिए गए हैं, मतलब ये कम से कम 200 बार तो लपेटना पड़ेगा, खूब अच्छे से लपेटे देके, और फिर इस सिरिंज के अंदर छोटे मैग्नेट डाले गए हैं, आपको दिख रहे हैं अंदर, इसके अंदर नियोडाइमियम मैग्नेट डाले गए हैं। तो और ये जो कॉइल बनाया गया है, कॉइल के सिरों पे एक एलईडी लगा दिया गया है, एक एलईडी बल्ब। तो ये सारी सामग्री मतलब कठिन नहीं है जुटानी, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ये सब जुटा लें तो देखिए कॉइल है और एक मैग्नेट है, तो कॉइल और मैग्नेट का आपस में मूवमेंट होना चाहिए, उनका रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों में से चाहे ये मूव करे चाहे वो मूव करे। पहले हम जो जनरेटर देख रहे थे उसमें कॉइल मूव कर रहा था, इस बार हम मैग्नेट को मूव करके देखेंगे। तो अगर अब हम इस मैग्नेट को हिलाते हैं तो हमारी ये एलईडी जलने लगती है। इसके लिए भी थोड़ा अंधेरा करना पड़ेगा क्योंकि एलईडी हल्की जलती है। तो जरा लाइट बंद करते हैं। ठीक है, सबने अच्छे से देखिए। अब लाइट जला देना, लाइट जला देना।
तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल अरेंजमेंट है, और असल में सच पूछे तो ये काफी हैरानी की बात लगती है कि मतलब खाली मैग्नेट है, कॉइल है, और मैग्नेट और कॉइल आपस में बस खाली मूवमेंट कर रहे हैं, और कॉइल के सिरों को मतलब बल्ब से जोड़ के पूरा सर्किट बना दिया गया है, इसलिए करंट अब बह सकता है, तो करंट बहता है और एलईडी जलती है। एक बात हाँ गौतम, ये सौवित इसके अंदर मैग्नेट है ना, मैंने दिखाया था आपको, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये मैग्नेट्स हैं, छोटे छोटे साइज के मैग्नेट हैं जो इसके अंदर आ जाएंगे आराम से, हैं तो ये नियोडाइमियम मैग्नेट ही, क्योंकि नियोडाइमियम मैग्नेट काफी स्ट्रांग होते हैं। तो अंदर मैग्नेट है और ये कॉइल है, और उसके साथ ये एलईडी जोड़ी गई है बस। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये एलईडी जलबुझ 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 कर रही थी, मतलब ये लगातार नहीं जल रही थी, यानी करंट लगातार नहीं आ रहा था, करंट आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, या ऐसा कहें कि इसमें एसी करंट जनरेट हो रहा था। अभी मैं एसी करंट पे आती हूँ। तो विकास वो अगला वो दिखा दें स्लाइड। तो दोस्तों अब आइए ये समझते हैं पहले कि डीसी और एसी में फर्क क्या होता है। देखिए जब हम आगे की हायर क्लासेस में जाते हैं 11th 12th वगैरह में, तब हमें इनका ग्राफ भी बनाना सिखाया जाता है या दिखाया जाता है। तो डीसी मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो डीसी करंट है, मतलब डीसी करंट, एक मिनट विकास ये चेंज हो गया। डीसी करंट में क्या है, वोल्टेज एक एक वैल्यू पे लगातार सेम चलती रहती है, मतलब जो भी वोल्टेज है, मान ली 9 वोल्ट है तो 9 की 9 लगातार चलती रहेगी, और करंट भी एक ही दिशा में बहता रहेगा। तो करंट हमेशा एक दिशा में लगातार, जो भी सर्किट है, सर्किट में एक दिशा में करंट पूरा मतलब प्लस से माइनस की तरफ जाता हुआ हम मानते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, मतलब अभी भी मैं इस बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव तक तार से जोड़ूं और बीच में कुछ बल्ब वगैरह लगा दूं तो सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट लगातार डीसी करंट एक ही दिशा में बहता रहेगा। लेकिन एसी करंट अजीब होता है। एसी करंट में मतलब अगर हमारे घरों में जो आता है वो एसी करंट ही आता है, तो आप अपने घर में कोई तार देख रहे हैं जिसके जरिए बिजली बह रही है, तो करंट कैसे बह रहा है, तो वोल्टेज देखिए हाल क्या है। वोल्टेज पहले 0 से पॉजिटिव वैल्यू तक, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे घरों में 220 होती है, तो मान लीजिए 0 से 220 तक पहुंची, फिर 220 से वापस 0 पहुंची, फिर माइनस मतलब फिर 0 से फिर माइनस की तरफ चली गई, -220, फिर -220 से फिर बढ़ते 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 फिर 0, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते 220। सो वोल्टेज भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब +220 से -220 ऐसे चलती है, और करंट ऐसे 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 ऐसे, मतलब कोई भी तार है उसके अंदर करंट असल में एक बार एक दिशा में, दूसरी बार दूसरी दिशा में लगातार ऐसे ऐसे बहता रहता है। तो इसीलिए उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी किसी चीज में जहां फर्क पड़ता है वहां इसका कोई हल निकाल लिया जाता है, पर आम चीजों में करंट ये दोनों साइड इस दिशा में बहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पिछले क्लास में लोगों ने पूछा भी था, तो मैंने एक स्लाइड इसलिए इंक्लूड करी है कि एसी करंट भेजा ही क्यों जाता है या बनाया ही क्यों जाता है, मतलब हम डीसी से काम क्यों नहीं चलाते हैं, या हमारे घरों में डीसी क्यों नहीं आती। तो अगली स्लाइड दिखाइएगा विकास। एसी की कुछ बड़ी एडवांटेजेस हैं, मतलब छोटे लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो हमेशा डीसी ही यूज होता है, और मतलब छोटी वोल्टेजेस या वो सब हम जब यूज कर रहे हैं तो डीसी यूज किया जाता है। एसी जनरेट करना कठिन है ज्यादा, लेकिन
एसी के जब ढेर सारी पावर आनी है, जब मतलब बड़े बड़े पावर हाउस में ढेर सारी पावर जनरेट होनी है उस समय, और उसके बाद घरों में बढ़ती है, बहुत जगह जानी है, तो एसी के कुछ बड़े एडवांटेजेस हैं। वो क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, पावर होती है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक, तो आपके पास बहुत भारी भरकम पावर जनरेट हो रही है, मतलब मेगावाट्स में जनरेट हो रही है, बहुत भारी पावर, मान लीजिए आपका पावर हाउस जनरेट कर रहा है, तो आप दोनों में से एक ही चीज ज्यादा रख सकते हैं ना, मतलब या तो वोल्टेज बहुत हाई रख लीजिए, मतलब जब वो सप्लाई की जाएगी या तो वोल्टेज बहुत हाई होगी या करंट बहुत हाई होगा। दोनों चीजों तो मतलब इनमें से एक चीज को बढ़ाई जा सकती है, एक चीज को घटाया जा सकता है। तो आमतौर पे वोल्टेज को ही बढ़ा के सप्लाई की जाती है, जो मतलब पावर हाउस से वोल्टेज आती है वो कई हजार या कई बार दसियों हजार या उससे भी ज्यादा की वोल्टेज में सप्लाई की जाती है। करंट को कम से कम रखा जाता है जहां तक संभव हो। क्यों करंट को कम रखा जाता है? क्योंकि करंट ही जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा वो तारों को गर्म करता है या चीजों को जलाता है। मतलब जो हीट आपने, मतलब आप लोगों ने शायद क्लास 8 में पढ़ा होगा या 9 में पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जिस तार से जब रेजिस्टेंस से बहता है तो उसको गर्म कर देता है। तो मतलब तो जहाँ पे हीटर वगैरह हमें जलाने हैं, गीजर जलाने हैं, तब तो हमें वो हीटिंग इफेक्ट चाहिए। लेकिन आम तौर पे हम नहीं चाहेंगे कि हमारी सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस गर्म हो जाएं, सारे तार गर्म हो जाएं, और ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो आग लग जाएगी, मेल्ट हो जाएंगी, तो वो हम नहीं चाहते हैं। मतलब हीट ज्यादा जनरेट ना हो, नहीं चाहते। उससे दोनों नुकसान है, चीजें जल सकती हैं, मेल्ट हो सकती हैं, दूसरी तरफ उसके बहुत लॉसेस होते हैं, वो सारी हीट बेकार है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ हवा में चली जाएगी। तो पावर जब पावर हाउस से हमारे घरों तक आती है, अगर सारे रास्ते बहुत सारा वेस्टेज होता रहेगा तो हमें बिजली बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। उसमें जितना जितना ज्यादा वेस्टेज होगा उतना ही नुकसान होगा। तो इसलिए करंट को कम से कम रखा जाता है, वोल्टेज बढ़ाई जाती है। तो वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज रख के मतलब पावर हमारे घर भेजी जाती है। उसके बाद एसी वोल्टेजेस को नीचे करना बहुत आसान होता है, मतलब उसको नीचे लाना बहुत आसान होता है। ट्रांसफॉर्मर्स जगह जगह पे लगे होते हैं, और ट्रांसफॉर्मर्स बहुत आसानी से कम वोल्टेज को ज्यादा पे ले जा सकते हैं, ज्यादा वोल्टेज को कम पे ला सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सड़कों के किनारे या कहीं मेन जगहों पे ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, कई बार ऊंचे पे भी लगे होते हैं, कई बार नीचे लगे होते हैं। तो ये सुविधा खाली एसी में ही, ये सुविधा डीसी में नहीं है। ट्रांसफॉर्मर एसी पर ही चलते हैं। वो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे तो ये बात बहुत आसानी से साफ हो जाएगी। आज पता नहीं इतना समय होगा कि नहीं, अगर होगा तो हम ट्रांसफॉर्मर्स का सिद्धांत भी सिंपल तरह से ले लेंगे। तो विकास अगले पर आ जाते हैं। तो अब हम आते हैं एक एसी मोटर पे। देखिए, एसी मोटर बिल्कुल डीसी मोटर की तरह होती है, सिर्फ ये है कि उसमें आपको ध्यान है, पहले हमारे पास स्प्लिट रिंग्स थी, मतलब रिंग जो थी जिसके जरिए करंट पास हो रहा था वो आधी कटी हुई थी, आधी आधी दोनों साइड थी। अब जो है पूरे पूरी दो स्लिप रिंग्स होती हैं, मतलब जो करंट जिनके जरिए आता है, कार्बन, जिनको हम कार्बन ब्रशेस कहते हैं, वो पूरी पूरी रिंग्स पे स्लिप करते रहते हैं। तो पूरी दो रिंग्स होती हैं जिसके जरिए, एक रिंग के जरिए करंट आता है, एंटर करता है, इस रिंग के जरिए एंटर कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब नीले तार के जरिए जाके इसे लाल तार से वापस आके दूसरी रिंग से निकल जा रहा है। ये विकास एक बार अगर आप दिखा सकते हो करंट की दिशा, कि कैसे एक स्लिप रिंग से एंटर करके वो फिर नीले तार से होता हुआ, फिर लाल तार में वो होता हुआ, फिर वो अब दूसरी स्लिप रिंग में जाके और इससे ब्रश से, कार्बन ब्रश से निकल जाए। तो मतलब, तो यानी कि करंट को सप्लाई करने का तरीका बदल दिया गया है। और खाली ये स्प्लिट रिंग ना होने से ये होता है कि इसमें अपने आप ही जो करंट आता है वो मतलब दिशा बदलता रहता है। मतलब
आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि जो करंट इधर से आया था, मतलब वो एक बार ऐसे बह रहा था, जिस दिशा में अभी विकास ने दिखाया वैसे बह रहा था, लेकिन जैसे ही ये आर्मेचर टर्न करेगा, मतलब ये जब नीली साइड इधर आ जाएगी, लाल साइड इधर आ जाएगी, जैसे ये टर्न करेगा करंट की दिशा बदल जाएगी। तो अपने आप ही इस मोटर में ये जो है मतलब जो करंट आ रहा है उसकी दिशा, मतलब इसको एसी करंट दिया जा रहा है, तो करंट अपनी दिशा बदल रहे हैं। तो उससे ये है कि जो आर्मेचर है उसको फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो आर्मेचर ऐसे तो नहीं हो सकता कि कभी एक बार टर्न करे ऐसे, फिर दूसरी बार करे टर्न ऐसे, ऐसे तो टर्न नहीं कर सकता है, उसको लगातार एक ही दिशा में चलते रहना है। तो उसके लिए करंट की दिशा बार बार बदलती रहती है, जिसकी वजह से मतलब जो जब इस पे हम अगर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो हमें दिखता है कि आर्मेचर को बार बार एक ही दिशा में फोर्स जो है एक ही दिशा में मिलेगा। ये आप अपने आप लगाकर देख सकते हैं। मतलब एक बार आप देखिए कि करंट मतलब नीले से लाल की तरफ जा रहे हैं, दूसरी बार लाल से नीले की तरफ आ रहे हैं, और दोनों बार जब आप फोर्स की दिशा, फोर्स आपको ध्यान है ना कि लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स की दिशा अंगूठे से होती है, तो आपको दिखेगा कि फोर्स की दिशा हमेशा लगातार इसमें सेम रहेगी, यानी जो ये टर्निंग है ये लगातार एक ही दिशा में चलती रहेगी। तो जैसा एसी मोटर होती है, इसी का रिवर्स एसी जनरेटर होता है। तो हमारे पास एसी जनरेटर बना हुआ है जो हम आपको दिखाएंगे। एसी मोटर हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते कि हम आपको हमारे पास कोई तरीका नहीं जिससे हम हल्का एसी करंट दे सकें। जो मेन सप्लाई आती है वो बहुत भारी भरकम होती है, उससे हमारी ये छोटी मोटी मोटर नहीं चल पाएंगी। नहीं विकास उस पर चले जाइए, ये एसी जनरेटर जहाँ दिखाया हुआ है। हाँ, तो ये जो एसी जनरेटर आप देख रहे हैं बिल्कुल एसी मोटर जैसा ही है, बस फर्क है कि यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये जो बीच में लगा हुआ दिख रहा है ये एक मल्टीमीटर लगा हुआ दिख रहा है जस्ट नापने के लिए। इसमें आपको ध्यान है जनरेटर में मोशन हम देते हैं, यानी इसको कॉइल को हम घुमाएंगे और जो करंट बहेगा वो अपने आप ही अपनी दिशा बदलता रहेगा। तो हम आपको अभी एसी जनरेटर दिखाने वाले हैं, और करंट बह रहा है वो दिखाने के लिए हम एलईडी ही लगाएंगे, दोनों स्लिप रिंग्स पे एलईडी लगा देंगे, और एलईडी जलती बुझती रहेगी। एलईडी लगातार जली हुई नहीं रहेगी, जलती बुझती एलईडी, क्योंकि एक ही दिशा में करंट एक्सेप्ट करती है। एलईडी उल्टी दिशा में करंट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो एलईडी जलेगी बुझेगी, ये होगा। ये अभी हम आपको दूसरे कैमरा पे दिखाने वाले हैं। यही चीज अभी आपने इसमें भी देखी थी, जब मैं आपको ये दिखा रही थी तब भी एलईडी जलबुझ कर रही थी, इसीलिए कि करंट लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। तो अब हम आपको दूसरे कैमरा पे वो दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये हमारा एसी जनरेटर है। पहले की तरह एक कॉइल है, तो पहले की तरह आपको एक कॉइल नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए, और अब हम और स्लिप रिंग्स के लिए यहाँ पे हमने 2 बॉबिन्स लगाए हुए हैं। बॉबिन्स जो सिलाई मशीन वाले बॉबिन्स होते हैं वो लगाए हुए हैं, और ये कॉइल से आने वाले दोनों तार, दोनों तारों में से एक तार एक बॉबिन तक गया है, दूसरा तार दूसरे बॉबिन तक गया है। और अब हम जो है एलईडी
इस पे स्लिप रिंग्स पे लगा के इसको टर्न करेंगे, लाइट बंद करेंगे ताकि आपको ये एलईडी जलता हुआ नजर आ जाए। इसको दूसरा एलईडी लेते हैं। एक बार लाइट भी जला देना ताकि अरेंजमेंट भी दिख जाए। बेटा लाइट भी जला देना। तो उम्मीद है आपको एलईडी जलता हुआ नजर आ गया होगा। अब एक बार हम अरेंजमेंट भी दिखा देते हैं। देखिए मेरे हाथ में एलईडी है, उसकी दोनों टांगों में से मैं दोनों टांगों को एक एक इस पे स्लिप रिंग्स पे रख रही हूँ यहाँ पे, और अब हम इसको अपने हाथ से घुमाते जाने हैं। तो ये हमारा एसी जनरेटर है। आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि एलईडी जलबुझ 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 कर रहा है। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही या वीडियो क्लियर नहीं आ रही? जो मोटर से ज्यादा चप्पल दिख रही है। विकास अभी जो हमने दिखाया वो दिखाई नहीं दिया। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, विकास की आवाज नहीं आ रही। एक बार हम फिर से दिखाएं क्या? हम यहाँ पे दिखा देते हैं। हाँ वीडियो क्लियर था। हाँ पारुल, आपको सुनाई दे रहा है कि मेरी आवाज? अब एक बार लाइट जला के हम अरेंजमेंट भी दिखा देते हैं। अरेंजमेंट यही है, ये रहा आर्मेचर। आर्मेचर के बगल में ये मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और यहाँ पे दोनों स्लिप रिंग्स हैं। आर्मेचर के दोनों तार आर्मेचर के दोनों तार यहाँ स्लिप रिंग्स तक आ रहे हैं, और मैंने ये जो एलईडी पकड़ी हुई है इसको मैं इसके दोनों लेग्स को दोनों स्लिप रिंग्स पे टच कर रही हूँ और उससे इसको घुमा रही हूँ। ये कांटेक्ट अच्छे से बनाना पड़ता है तभी ये एलईडी जलती है, पर आप देख सकते हैं कि आराम से एलईडी जलबुझ जलबुझ कर रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल चैलेंज तो होता ही है आजकल वर्चुअल इरा में। मतलब ये कोई फिल्म स्टूडियो तो है नहीं, हम तो एक साधारण टेबल की मदद से और दो तीन डिवाइसेस की मदद से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रियल क्लासरूम में ये सब बहुत अच्छे से नजर आता है, बल्कि अच्छे से नजर ही नहीं आता है, लोग अपने हाथों से करते हैं। जो कुछ हम अभी आपको यहाँ करा रहे हैं ये लोग अपने हाथों से करते हैं। पर
उम्मीद है कि आपको AC जनरेटर भी आराम से दिख गया होगा। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो विकास, अब आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो अभी हमने आपको दिखाया था वो AC जनरेटर था, और अब हम आते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रथम मित्तल ने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि तो गहरे रीजंस हैं एक्चुअली। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो इसलिए कि हमारी दुनिया चार्जेस से बनी है, और असल में हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज वाले, वो घूम रहे हैं, इसलिए वो छोटे छोटे करंट्स पैदा करते हैं। उनसे, क्योंकि घूमते हुए चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, इसलिए हर एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वगैरह वगैरह। तो ये तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप इसको गहराई से और समझेंगे, लेकिन हमारी दुनिया चार्जेस से बनी है, और चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन की वजह से ज़्यादातर दुनिया चलती है, वो तो है। लेकिन एक दूसरी चीज़, जो एक दूसरा सिद्धांत या प्रिंसिपल है, जिसको लेंजेस लॉ कहा जाता है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। लेंजेस लॉ असल में एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, जो ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में कुछ भी जो आप करेंगे, कुछ भी आप करने की कोशिश करेंगे, नेचर ऐसा कुछ क्रिएट करेगी जो आपके मूवमेंट को अपोज। आप करंट देंगे तो ऐसा मूवमेंट जनरेट होगा जो आपके करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। नेचर आपको, आपके लिए रुकावट या अड़चन पैदा करेगी, ताकि आपको एनर्जी खर्च करनी पड़े। आप मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से करंट पैदा होगा कि उल्टा मूवमेंट जनरेट हो रहा हो, मतलब आपके मूवमेंट को का विरोध करने वाला, उसका उल्टा जाने वाला। तो मतलब जैसे नीचे लिखा है इसमें भी कि इंड्यूस्ड करंट्स, जो करंट पैदा होते हैं उनको इंड्यूस्ड करंट्स कहा जाता है। तो इंड्यूस्ड करंट्स या इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हमेशा ऐसे होते हैं, हमेशा, जो अपने कारण को अपोज करते हैं। जिस वजह से वो करंट पैदा होगा, वो उस वजह के का उल्टा प्रभाव पैदा करेंगे, मतलब नेचर उसका उल्टा प्रभाव पैदा करेगी। ये बात अभी तो मैं खाली सिद्धांत रूप में समझा रही हूँ, हम इसके आपको 2-3 उदाहरण दिखाने वाले हैं। 2-3 हम पहले उदाहरणों से समझाएंगे, और असल में लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल भी उसी से निकलते हैं। मतलब दोनों आपस में कैसे लिंक्ड हैं, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, वो भी लेंजेस लॉ की वजह से ही लिंक है। तो पहले हम लेंजेस लॉ का आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं। एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी डिवाइस से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं 2 पाइप्स हैं, दोनों एक ही लेंथ के हैं, एक है एल्यूमिनियम का और एक है प्लास्टिक का। ठीक है, तो अभी हमारे पास मैग्नेट्स हैं, गोल मैग्नेट्स। ये गोल मैग्नेट्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये एलईडी की कोई जरूरत नहीं, एलईडी आके ऐसे ही तंग कर रहा है। ये मैग्नेट्स हैं। अब मैं इनमें से आधे आधे ले लेती हूँ। इधर से आके इनको दोनों को ऐसे ऊपर हवा में पकड़ लेना। वीडियो थोड़ा दूर से दिखा सकते हैं क्या? तो
एक्चुअली इसको कैसे पकड़ो। तो दोस्तों मैं जो है इन दोनों पाइपों के ऊपर एक ही टाइम पे मैग्नेट्स दोनों में गिराऊंगी। ठीक है, इन मैग्नेट्स को मैं इन पाइप्स के अंदर गिरा रही हूँ। तो आप देखिएगा, क्या थोड़ा सा दूर कर लेना उनको। आपने देखा कि प्लास्टिक के पाइप से तो फट से नीचे आ जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम पाइप में क्या होता है, और ये ध्यान दीजिए कि एल्यूमिनियम मैग्नेट से वैसे चिपकता नहीं है। एल्यूमिनियम पे मतलब आप मैग्नेट चिपकाने की कोशिश करिए, कोई असर नहीं होता। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, आयरन का पाइप नहीं है। लेकिन जब मैं इसके दोनों के बीच में से यहाँ पे आप कॉपर का पाइप लेंगे तो भी ऐसा ही होगा। जब आप इसके अंदर से मैग्नेट गिराते हैं तो देखिए मैं दोबारा गिरा रही हूँ, दोनों को एक ही टाइम पे छोड़ूंगी। तो एक बार और दिखाएं, एक बार और। नहीं, बाहर गिरा था। आपने देखा कि हमने जो भी देखा ये असल में लेंजेस लॉ का ही एप्लीकेशन है कि एल्यूमिनियम, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, एल्यूमिनियम, कॉपर, किसी भी चीज से अगर हम मैग्नेट डालते हैं तो वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। प्लास्टिक से या हवा से तो फट से गिरेगा, वो तो जैसे ग्रेविटी से गिरता है वैसे गिरता है। लेकिन किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम पाइप के अंदर, क्योंकि मैग्नेट, अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट और एक जो पाइप एक तरह से खुद भी कॉइल जैसा काम कर रहा है, या कह लीजिए वायर जैसा काम कर रहा है। तो क्योंकि उसमें, उसके बीच में और मैग्नेट के बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो अंदर करंट जनरेट हो जाते हैं। अंदर करंट, इनको एडी करंट्स भी बोला जाता है। एडी करंट बोलिए या इंड्यूस्ड करंट बोलिए, अंदर करंट जनरेट हो जाते हैं और वो करंट इस तरह बनेंगे कि वो इसके मूवमेंट को अपोज करेंगे, मतलब इसको गिरने से रोकने की कोशिश करेंगे। वो करंट अंदर ऐसे जनरेट होगा जो इस पे उल्टा फोर्स लगाएगा, जो गिरता हुआ मैग्नेट है उस पे उल्टा फोर्स लगाएगा, कोशिश करेगा कि मैग्नेट नहीं मूव कर पाए। यानी नेचर जो है, लेंजेस लॉ के अनुसार नेचर आपका विरोध कर रही है। जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप, या मैग्नेट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, या ग्रेविटी उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, तो अंदर के करंट उसको उस पे उल्टा ऊपर की तरफ फोर्स लगा के उसका रोकना जो है धीमा कर देते हैं। तो ये नेचर इसलिए अपोज करती है, जैसे पहले भी कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि आपको कुछ भी जो मिलेगा, जैसे अभी जनरेटर से हमें करंट मिला या वोल्टेज मिली, यानी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, तो वो मुफ्त में नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तब फिर बदले में कुछ एनर्जी मिलेगी। क्योंकि नेचर लगातार आपका विरोध करेगी, आपके लिए रुकावट डालेगी, ताकि आपको एनर्जी खर्च करनी पड़े, तभी आपको कोई रिजल्ट मिल पाए। ठीक, तो अभी, अच्छा, जसप्रीत जी ने कहा परफेक्ट डेमो। बाकी भावना ओझा ने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? मुझे कोई क्वेश्चन तो नहीं दिखाई दिया, पर अब अभी हम ये बात आपको समझ में आई कि लेंजेस लॉ यही कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो भी कोई इंड्यूस्ड प्रभाव पैदा होगा, चाहे वो मूवमेंट हो चाहे वो करंट हो,
कोई भी प्रभाव जो पैदा होगा, जो नेचर पैदा करेगी, वो ऐसा ऐसा पैदा करेगी कि आप जो कर रहे हैं उसका विरोध हो, उसका उल्टा, या उसको रोकने की कोशिश हो। सॉवित कॉपर में भी ऐसा ही होगा वैसे। कॉपर का पाइप लेंगे तो भी बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि कॉपर के अंदर भी वो एडी करंट्स या इंड्यूस करंट्स पैदा होंगे, वो भी इसी तरह पैदा होंगे कि उसके मैग्नेट के गिरने का विरोध करेंगे। ठीक है, तो इससे मतलब कॉपर है या एल्यूमिनियम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयरन में तो वो चिपक ही जाएगा, आयरन में तो गिरेगा ही नहीं, तो आयरन तो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा कोई भी आप कंडक्टिंग मटेरियल लें, और कंडक्टिंग मटेरियल के पाइप से जब आप गिराएंगे मैग्नेट को, तो वो धीरे धीरे नीचे आता है। अब हम इसके दो और एप्लीकेशन लेंजेस लॉ के, अगर आपको लेंजेस लॉ समझ में आ गया तो हम इसके दो और एप्लीकेशन दिखाने वाले हैं। लेंजेस लॉ समझ में आ गया? अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपना अगला डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हैं। ठीक, अब अगला डेमोन्स्ट्रेशन कढ़ाई के साथ है। कढ़ाई लें या ट्रे लें, और उसके पास पहले तो अगर आप एक कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाते हैं और उसके आसपास उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, तो आपके हाथ पे काफी जोर लगता है। मतलब सबसे पहले तो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, देखिए लोहा होगा तो चिपक ही जाएगा, लेकिन कोई और कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो वो आपके एक तो घूमने का विरोध करेगा। ये बात मैं महसूस कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते। आप खुद करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा। आप यहाँ पे अगर मैं अभी मूव करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है, आसानी से मूव नहीं कर रहा। लेकिन एक और चीज देखिए मजेदार, ये मैं हवा में घुमा रही हूँ मैग्नेट को, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैग्नेट अपने साथ कढ़ाई को खींचे ले रहा है, जबकि एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई नहीं है। मैं ऐसा ही आपको एक उससे भी करके दिखा देती हूँ। एक वहां पे, हाँ, ये कोका कोला का कैन है। कोका कोला का कैन आप जानते हैं एल्यूमिनियम का बना होता है। ये देखिए, मैं इसको अभी इसके ऊपर मैग्नेट फिरा रही हूँ, तो ये मेरे मैग्नेट के साथ साथ और अगर आपके पास अच्छा मैग्नेट हो तो आप खुद किसी भी एल्यूमिनियम की चीज के साथ ही करके देखिए। मतलब आप एल्यूमिनियम फॉइल से भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर मैग्नेट फिरा कर देखिए। छुआइएगा मत, छुआने की जरूरत ही नहीं है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, वो दूर से ही रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो सोवियत ने कहा, मैम ऑल्सो यूज इन मैग्नेटिक ब्रेक्स, नो, विल इट डू SHM? SHM तो किसी भी चीज पे एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो SHM हो जाता है। मतलब यहाँ पे तो मैं अपना हाथ जैसे मूव कर रही थी, वो मेरे को फॉलो कर रहा था। हाँ, पर आप ये सच कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एडी करेंट्स है एक्चुअली कढ़ाई के अंदर भी, और उस कैन के अंदर भी, सबके अंदर एडी करेंट्स बन रहे हैं। और ध्यान दीजिए कि हर बार ऐसा हो रहा है कि मैं, देखिए ध्यान दीजिए, कढ़ाई जो थी उसके ऊपर मैं मैग्नेट को मूव करने की कोशिश कर रही थी, यानी मैग्नेट कढ़ाई के रिलेशन में मूवमेंट कर रहा था। तो नेचर उस मूवमेंट को नहीं होने दे रही थी, वो रिलेटिव मूवमेंट नहीं होने दे रही थी। नेचर खींच के कढ़ाई को साथ लिया है, रिलेटिव मूवमेंट को अपोज कर रही थी। मतलब मैं, अगर ये एल्यूमिनियम की सरफेस है, मैं इसके इसके रिलेशन में मैं मूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, और नेचर उस चीज को ही साथ ले जा रही है। वो मतलब मेरे को मूवमेंट करने नहीं दे रही, मेरा विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि
वही रीजन यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मुफ्त में वो मूवमेंट भी नहीं मिलेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी हर बार मतलब मेरे मूवमेंट का विरोध होएगा, मुझे दम लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस से मुझे वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और तब जाके वो एडी करेंट्स पैदा होंगे या ये मूवमेंट पैदा होगा। यानी हर बार मूवमेंट ऐसा जनरेट होगा जो मेरे एक्शन का विरोध करे। थैंक यू जसप्रीत। तो मतलब ये हमने एक्चुअली कढ़ाई वाला तो एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, हम खुद भी बहुत हैरान हो गए क्या हो रहा है। फिर बैठ के सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो तब समझ में आया कि ये भी लेंजेस लॉ का ही एप्लीकेशन है। तो लेंजेस लॉ एक्चुअली बहुत तरह से काम करता है, मतलब हर जगह लेंजेस लॉ अप्लाई करता है। देखिए यहाँ जो टीचर्स हैं या जो थोड़े एंटरप्राइजिंग बच्चे हैं, आप लोग के लिए राइट हैंड रूल आपको देता है कि आपने मूवमेंट किया और कहीं फील्ड है और आपने मूवमेंट किया, फील्ड है आपने मूवमेंट किया, अपने आप करंट जनरेट हो जाएगा। अब ये जो करंट जनरेट हो रहा है ये इंड्यूस्ड करंट है। अगर आप ये देखिए कि इस इंड्यूस्ड करंट से कैसी फील्ड बनती है, तो वो फील्ड बनेगी इसकी उल्टी, इस डायरेक्शन में बनेगी। मतलब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो जो फील्ड आपने बना रखी है, जो फील्ड मतलब आपके मैग्नेट में बना रखी है, ये करंट जो है इसकी उल्टी फील्ड जनरेट कर देगा लेफ्ट हैंड रूल लगा के। मतलब लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। मतलब जब आप करंट इंड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा इंड्यूस हो रहा है कि उल्टी फील्ड जनरेट हो, जो फील्ड है उसके उलट फील्ड जनरेट होगी, यानी वो आपका विरोध करेगा। तो इसीलिए वो लेफ्ट हैंड रूल। तो मतलब हर सिचुएशन में लेंजेस लॉ अप्लाई करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा रहता है, कभी वायलेट होता हुआ अभी तक पाया नहीं गया है। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो अब बस हम अपने आज के लास्ट उस पे आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। तो विकास अब वो दिखा दें नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों जैसे मैं कह रही थी कि अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में हम ट्रांसफॉर्मर लेंगे। हम ट्रांसफॉर्मर को बहुत सिंपल तरीके से लेंगे, मतलब खाली उसका ताकि प्रिंसिपल समझ में आ जाए। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल ये है कि मान लीजिए एक ये कॉइल है, एक में किसी कुछ सौबित कुछ पूछ रहे हैं मैम, लेकिन अगर एल्यूमिनियम फॉइल को फोम के स्ट्रक्चर में काट दें देन इट कैन मूव इजिली, व्हाई? ये मुझे वैसे समझ नहीं आया कि कोम के स्ट्रक्चर में काट दें तो वो इजीली मूव करेगा, पर ना मैंने करके देखा है। आप मुझे ड्राइंग बनाकर भेजेंगे तो शायद मुझे समझ में आए। ये यहाँ पर अच्छा कि भावना ओझा ने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मान लीजिए आपके पास एक ये प्राइमरी कॉइल है, यानी एक सिंपल कोई ऑर्डिनरी कॉइल है जिसके जरिए आप करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक कोई कॉइल लिया और उसके जरिए आपने करंट पास किया। अब इस कॉइल की अपनी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी ही, है ना। यहाँ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी जो यहाँ पे बी से दिखाई गई, डेल्टा बी से दिखाई गई है, मतलब एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये बीच में हम कोई सॉफ्ट आयरन का मटेरियल, सॉफ्ट आयरन का मतलब कम कार्बन वाला आयरन, उसकी एक छड़ रख देते हैं तो वो फील्ड कंसेंट्रेट हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस आयरन के जरिए ही आगे बढ़ती है, मतलब वो बाहर नहीं फैलती हैं, वो इसी के जरिए आगे बढ़ जाएंगे।
तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो आगे तक जो है दूसरे कॉइल में पहुंच जाएंगे। अब दूसरे कॉइल के साथ मजेदार बात होगी, उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसके अंदर आ रही है। तो जब तक तो ये मामला एकदम स्थिर है, मान लीजिए लगातार करंट बह रहा है, यहाँ पे लगातार फील्ड लाइंस आ रही, कोई मूवमेंट नहीं है या कोई चेंज नहीं है, तब तक तो कोई करंट सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस नहीं होगा, सेकेंडरी कॉइल वैसा ही बैठे रहेगा। लेकिन अगर आप किसी तरह से प्राइमरी कॉइल में अगर करंट बदलते हैं, जैसे आप प्राइमरी कॉइल को जैसे ही ऑन करते हैं, ऑन करते ही करंट 0 से मैक्सिमम तक पहुंचा, तुरंत सेकेंडरी कॉइल में आपको एक दूसरा इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ वो मिलेगा। मतलब तुरंत सेकेंडरी कॉइल में यहाँ जैसे कोई चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेकेंडरी कॉइल में तुरंत कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही प्राइमरी में आप ऑफ कर देते हैं करंट, तो भी यहाँ पे झट से जो है कोई आपको इंड्यूस करंट मिलेगा। और अगर प्राइमरी में आप लगातार बदलते रहते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, या करंट को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यानी एसी करंट है ना, एसी करंट क्योंकि लगातार बदलता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, अगर प्राइमरी में आप करंट को उसका डायरेक्शन बार बार बदलते रहे, तो सेकेंडरी कॉइल में भी लगातार इंड्यूस करंट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता रहता है। तो एक कॉइल का करंट दूसरे कॉइल में अपने आप पास हो जाता है। यही ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, और हम इसे बहुत सरल तरीके से अभी दिखाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल चीजों का इस्तेमाल करके। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर विकास, ये एक बार इसको स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। मैंने एक बड़ा सा स्क्रू लिया और स्क्रू पे 2 कॉइल लपेट रखे हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, दोनों के ये तार निकले हुए हैं। तो अब इसमें से एक को मैं पावर सोर्स से जोड़ूंगी, एक को मैं पावर सोर्स से जोड़ रही हूँ, दूसरे को मैं पावर सोर्स से नहीं, खाली इससे जोड़ रही हूँ, मल्टीमीटर से, ताकि आप देख सकें कि दूसरे में क्या कोई वोल्टेज जनरेट होती है, वोल्टेज या करंट जनरेट होता है। इस जो कुछ करेंगे हम चेंज इसमें करेंगे, लेकिन उसका असर क्या इस पे आता है, यही देखने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले वाले को मैंने पावर सोर्स से ज्वाइन किया, और इसको ज्वाइन करने के लिए मैं बस टेप से चिपका देती हूँ। वो काली वाली की एक पीस देना मुझे, यहाँ पे कैंसिल। तो मैंने प्राइमरी कॉइल को पावर सोर्स से जोड़ दिया है, सेकेंडरी कॉइल को अब मैं इससे जोड़ रही हूँ, मल्टीमीटर से। छोटे देना, छोटे। अब हम अपने मल्टीमीटर को ऑन कर देते हैं, मल्टीमीटर भी मैं यहाँ ले आती हूँ ताकि आपको इसकी रीडिंग दिख सके। मल्टीमीटर को हम मिली वोल्ट रख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर है।
इलेक्ट्रिसिटी में सारा टेंशन ही कनेक्शंस बिठाने का होता है। ये देखिए, ये रहा मेरा सेकेंडरी कॉइल जिससे मैंने जोड़ रखा है मल्टीमीटर को, और मेरे ये रहा प्राइमरी कॉइल। वो प्राइमरी कॉइल भी निकल गया छोटे पीसेस से। अभी देख लेते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में ये जो है बैटरी एलिमिनेटर से अब हम करंट पास करेंगे, और सेकेंडरी कॉइल में कोशिश करती हूँ कि आपको साफ सुथरा दिख पाए। प्राइमरी कॉइल ये रहा जिसमें बैटरी एलिमिनेटर से करंट आ रहा है यहाँ पे, और ये रहा सेकेंडरी कॉइल जिससे हमने मल्टीमीटर जोड़ रखा है। अभी देखिए, छोटा मोटा जो फ्लक्चुएशन है ये मैटर नहीं करता है, ये नेचुरली इतनी कम रीडिंग पे इतना छोटा मोटा फ्लक्चुएशन होता ही रहता है। लेकिन जब मैं करंट को सडनली ऑफ करूंगी या ऑन करूंगी, मतलब यानी प्राइमरी में कुछ फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है अभी, इसमें जब चेंज होगा तब देखिएगा। हर बार मैं ऑफ या ऑन करती हूँ तब आप देखिए कि रीडिंग जो है सडनली चेंज होती है, क्योंकि प्राइमरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी में भी कुछ ना कुछ जनरेट होगा। तो यही ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है कि मतलब अगर ये तो मेरे पास डीसी का सोर्स था, अगर ये एसी का सोर्स होता, अगर माइल्ड एसी का सोर्स होता, तो कॉन्स्टेंटली सेकेंडरी में कॉन्स्टेंटली तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल्स क्लब्ड होते हैं, एक में लगातार करंट चेंज होता है। एक्चुअली चेंज करने की जरूरत नहीं होती, एसी अपने आप ही चेंजिंग करता है, तो उससे दूसरे में अपने आप करंट जनरेट हो जाता है। तो फायदा क्या है एक कॉइल का दूसरे कॉइल में चेंज करना? अगर हमें वोल्टेज घटानी है तो हम यहाँ पे टर्न्स कम कर देंगे, अगर हमें वोल्टेज बढ़ानी है तो यहाँ पे टर्न्स ज्यादा करेंगे। मतलब वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का तरीका, जैसे मैंने कहा था ना, एसी में वोल्टेज घटाना बढ़ाना बहुत आसान होता है, वो ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए ही होता है। तो विकास से रिक्वेस्ट है कि अगली 2 स्लाइड्स दिखा दें। तो दोस्तों ये दिखाया हुआ है कि मान लीजिए एक कॉइल ऊपर वाला एक सिंगल कॉइल है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है, ठीक है। अगर इसके साथ ही दूसरा कॉइल रख दिया जाए, ये 2 कॉइल्स बगल में रखे हुए हैं, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के को काटने लगती है, मतलब दूसरे के अंदर जाने लगती है। मैग्नेटिक लाइंस दोनों एक दूसरे से क्लब हो जाते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरह क्लब होते हैं, और प्राइमरी में एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज या एसी करंट दिया जाता है, एसी दी जाती है, और उसकी वजह से सेकेंडरी में अपने आप एसी जनरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए विकास। ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल को और सेकेंडरी कॉइल को के बीच में एक लोहे का कोर डाला गया है, और जानबूझ के लोहे का कोर जो है पूरा एक सॉलिड आयरन होने की बजाय आयरन की शीट्स से बनाया जाता है। आयरन की शीट जिसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है ताकि एडी करंट्स कम से कम पैदा हो। नहीं तो एडी करंट्स जहां जहां ये फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड होएगी, भयंकर एडी करंट्स पैदा होंगे, बल्कि
अभी अभी जो हम आपको एक बड़ा सा स्क्रू दिखा रहे थे, अभी अभी इतनी सी देर में वो स्क्रू अच्छा खासा गर्म हो गया था, वो उसमें अच्छे खासे एडी करेंट्स रहे होंगे, वो काफी तेज गर्म हो गया था। तो वो नहीं हो इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स को फिर भी ठंडा करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मर्स में ये सब अरेंजमेंट के बावजूद भी जो बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनके चारों तरफ लिक्विड बहता रहता है जिससे उसको कूल किया जाता है। लेकिन एडी करेंट्स को कम करने के लिए आयरन शीट्स डाली जाती हैं जिनके बीच में इंसुलेशन होता है। तो लेकिन इन शीट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी की टोटली सेकेंडरी में चली जाती है, मतलब पूरी फील्ड उधर डायरेक्ट हो जाती है। ये फील्ड को डायरेक्ट करने का एक तरीका है। तो ये एक प्रैक्टिकल थर्मामीटर सॉरी ट्रांसफॉर्मर है। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं। और एक रियल ट्रांसफॉर्मर की फोटो नेक्स्ट स्लाइड पे है, वो विकास दिखा दें। तो एक ये रियल ट्रांसफॉर्मर ऐसे आप सबने देखे होंगे, वो जगह जगह स्ट्रीट्स पे लगे रहते हैं और इनमें कईयों में इनको कूल करने का अरेंजमेंट भी होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए ही जो पावर हाउस से हमारे घर तक जो पावर आती है वो कम से कम 10 ट्रांसफॉर्मर्स क्रॉस करके आती है। तो वो मतलब 10,000 वोल्ट या 40,000 वोल्ट या 1 मिलियन वोल्ट से वो घटा के हमारे घर तक लाते लाते 220 वोल्ट कर देते। तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए, जिनके जरिए वोल्टेज कम कर करके यहाँ तक लाई जाती है। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम हमारे पास जो कुछ था दिखाने का वो हमने आपको दिखा दिया। ट्रांसफॉर्मर सॉलिड बूस्टर ट्रांसफॉर्मर्स एसी से डीसी को उसको कैसे चेंज करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर नहीं करते। उसके लिए एसी से डीसी चेंज करने के लिए रेक्टिफायर्स लगाए जाते हैं, वो एक अलग डिवाइस है। अथर चिंता मत करिए, ये कोई मिस्टर कोविड यहाँ आए हैं, उनको अगर हंसी आ रही है तो हंसने दीजिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह के मिस्टर कोविड हर जगह ही घूमते रहते हैं आजकल, जिनके पास कुछ इससे बेहतर करने के लिए। वैसे ही कोविड ने सारी दुनिया बर्बाद कर रखी है। तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। So hope you enjoyed the session and the session was useful for you. So इसको हमने वेबिनार की तरह पहली बार किया था. So for us also it was a trial. Bye Mr. COVID, happy to see you go. पवन कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट दिखा दो। पवन मैग्नेटिक फील्ड का वो जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड उससे दिखाते हैं आयरन आयरन पाउडर से। आप वो देखना चाहते हैं? आपको बताना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की क्या चीज देखना चाहते हैं। थैंक यू भावना। Transformers can be used in series or parallel. I think they are placed in series. How will they be placed in parallel? मिस्टर कोविड बाय करके भी गए नहीं। पवन आप क्या अच्छा आयरन पाउडर वाला देखना चाहते हैं तो आयरन पाउडर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देना। पवन आप परसों नहीं थे क्या? ये पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्डेड फेसबुक पे है। है तो फेसबुक पे हमारे फेसबुक पेज पे आप जाके देख सकते हैं। मतलब परसों का भी होगा, आज का भी होगा। Let's see.
ये तो एक मैग्नेट की दो हैं एक्चुअली, उनकी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या आप इसका इंटरैक्शन देखना चाहते हैं दूसरे मैग्नेट के साथ भी? ये तो पवन एक मैग्नेट का तो दिख गया आपको, दूसरे मतलब दूसरे के साथ भी देखना है? नहीं, पवन कह रहे हैं नो। तो ठीक है, तो बहुत मजेदार है। आप अपने लिए भी अगर ये आयरन पाउडर अरेंज कर सके तो, या आयरन फाइलिंग्स, ये फाइलिंग से भी अलग पाउडर अलग आता है जो और बारीक होता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ज्यादातर जो सैंड नदियों के किनारे पाई जाती है, घरों में जिसके लिए घर बनाने में इस्तेमाल होती है, उसमें आयरन पाउडर वैसे ही मिला होता है। तो अगर उसके ऊपर आप एक मैग्नेट फिराएंगे तो आयरन पाउडर थोड़ा 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 करके निकल आता है। हरे कृष्ण कह रहे हैं कि क्या मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को इजियर शब्दों में समझा सकती हूँ? देखिए, असल में जो अभी आपको दिख रही थी वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही है। को मतलब फॉर्मली बोला जाता है कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी ज्यादा घनी। तो यहाँ तो आपको दिख रही है ना, मतलब ये जो निकली हुई फील्ड लाइंस है, किसी एक एरिया से कितनी सारी फील्ड लाइंस निकल रही है, वो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी से ये पता लगता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ वहां कितनी है। अगर ये बहुत घनी लाइंस हैं, इसका मतलब यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर मैं एक कमजोर मैग्नेट लूं तो उसकी उसकी फ्लक्स डेंसिटी कहीं कम होगी। एक को मुझे छोटा मैग्नेट देंगे, एक, अब आप देखिए ना, ये इसकी फ्लक्स डेंसिटी इतनी सी है और इसकी इतनी ज्यादा, तो दोनों में सीधा सीधा अंतर पता लग रहा है। और वैसे तो जो अट्रैक्शन तो आप देख ही सकते हैं, अट्रैक्शन देखना है, और अगर रिपल्शन देखना है तो दोनों दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे की लाइंस को पिचकाने की कोशिश कर रहे हैं।